बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एल्काइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस किए। एल्काइल हैलाइड्स एक और तरह के रिएक्शंस भी देती हैं जिन्हें हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस में दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स से दो ग्रुप्स या एटम्स रिमूव हो जाते हैं। एल्काइल हैलाइड्स के केस में ये एटम्स हेलोजन और हाइड्रोजन एटम्स हैं। वो हाइड्रोजन एटम जो कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में रिमूव होता है बीटा हाइड्रोजन कहलाता है, और जिन कंपाउंड्स में ये नहीं होता वो एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं देते। इन रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एल्काइल हैलाइड में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हेलोजन एटम जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन एटम, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। नतीजे के तौर पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये इस बीटा कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये बीटा कार्बन एटम इन टर्न इन हाइड्रोजन एटम से, जिन्हें हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पर कई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स क्रिएट हो गए। एक तो ये अल्फा कार्बन है और दूसरे हैं बीटा हाइड्रोजन। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स क्रिएट होने से न्यूक्लियोफाइल के पास एक चॉइस आ जाती है। वो अल्फा कार्बन एटम पर भी अटैक कर सकता है, जिसके नतीजे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हेलोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल के पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करे। इसके नतीजे में ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना देगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा और हेलोजन एटम एज हैलाइड आयन डिपार्ट हो जाएगा। तो इस बात का डिसीजन कि वेदर द रिएक्शन विल बी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन इस बात पर होता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है। डोमिनेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर तो न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखेगा और नतीजे के तौर पे एलिमिनेशन रिएक्शंस को प्रेफर करेगा, जबकि वीक बेसिस हाइड्रोजन से कम एफिनिटी रखने की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रेफर करेंगी। हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सोडियम एथॉक्साइड का रिएक्शन जब 2 ब्रोमो प्रोपेन के साथ होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से इसकी एफिनिटी बीटा हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी और हमारे पास मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगी, जबकि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट माइनर होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए भी दो मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं, यानी कि E1 और E2। E1 मैकेनिज्म 2 स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। यहाँ पर पहले स्टेप में एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की स्लो आयोनाइजेशन होती है, जिसके नतीजे में कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन बन जाते हैं। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल या बेस का अटैक होता है बीटा हाइड्रोजन पर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाती है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी कि एक एल्कीन प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती है। दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है, इसलिए ये रेट को कंट्रोल नहीं करता और रेट डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेप पर, विच इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। चूंकि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म का पहला एविडेंस आता है केमिकल काइनेटिक्स से। इस मैकेनिज्म के लिए रेट लॉ ये है जो ये बताता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एल्काइल हैलाइड का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। दूसरा एविडेंस हमारे पास आता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की सूरत में। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये शो करती हैं कि कार्बोनियम आयन जो कि पहले स्टेप में बना था वो रीअरेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन था, जैसा कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, वो टर्शरी में चेंज हो सकता है जो कि उसकी निस्बत ज़्यादा स्टेबल है और इसके नतीजे में एक से ज़्यादा एलिमिनेशन प्रोडक्ट आती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो एल्कीन जिनमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं
वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एक इवन मैकेनिज्म है। यहाँ पर पहले स्टेप में एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है। इसके नतीजे में अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमें ये पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन बीटा कार्बन से रिमूव होता है। इस बीटा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव होना चाहिए, लेकिन असल में प्रोडक्ट हमारे पास ये बनती है, जिससे ये पता लगता है कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है, यानी कि उसी कार्बन एटम से रिमूव हुआ है जहाँ से ब्रोमीन भी रिमूव हुआ है। इसकी वजह यह है कि इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है, ये ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाता है। टर्शरी कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा और हमारे पास ऐसी एल्कीन बन जाएगी जो कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अदरवाइज डबल बॉन्ड को टर्मिनल पोजीशन पर बनना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होती है जो कि ये बताती है कि कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन रीअरेंज हो गया। E2 मैकेनिज्म एक वन स्टेप बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाता है और हैलोजन एटम एज हैलाइड आयन डिपार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास इसकी ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन हेलोजन बॉन्ड भी टूट रहा है। नतीजे के तौर पे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अगर हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे मौजूद हो और ये इथाइल ब्रोमाइड की बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती हैं दे आर इथीन वाटर और ब्रोमाइड आयन। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूट रहा है, जैसा कि हमें ट्रांजिशन स्टेट पे भी नज़र आ रहा है। और हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे इथीन वाटर और ब्रोमाइड आयन बन रहे हैं। चूंकि इस मैकेनिज्म में एक ही स्टेप होता है तो रेट दोनों स्पीशीज पर डिपेंड करेगा। इस मैकेनिज्म के लिए रेट लॉ ये है, रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। अब हमारे पास इस बात का क्या सबूत है कि ये मैकेनिज्म दुरुस्त है? इसके लिए हम केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प लेते हैं। हमारे पास E2 मैकेनिज्म के लिए रेट बराबर है के कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर बेस, देयरफॉर इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जो कि ये साबित करता है कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। हमने ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स मिलते जुलते हैं। नतीजे के तौर पे इन दोनों रिएक्शंस में एक कंपटीशन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए एक बीटा हाइड्रोजन ज़रूरत होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन में चूंकि ज़्यादा बॉन्ड्स को रीअरेंज होना होता है तो एनर्जी डिमांड भी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं और आमतौर पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शंस में वही डोमिनेट करते हैं। लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि ये बताते हैं कि कौन सा रिएक्शन प्रेफरेबल है। उनमें ये फैक्टर्स शामिल हैं: स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। पहला फैक्टर जो डोमिनेट रिएक्शन डिसाइड करता है दैट इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। हम ये पढ़ चुके हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है और इसकी एब्सेंस में एलिमिनेशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा इफेक्ट है लार्ज या बल्की ग्रुप्स का। हम दो एग्जांपल्स ले रहे हैं। इस केस में अल्फा कार्बन ये है जिसके साथ दो हाइड्रोजन्स और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है।
हाइड्रोजन एटम्स स्मॉल एटम्स होते हैं और इनकी प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल का अल्फा कार्बन पर अटैक इजी है। अल्फा कार्बन पर अटैक के नतीजे में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनती है जो कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है। दूसरे केस में हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ दो बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड हैं, यानी कि मिथाइल ग्रुप, और थर्ड ग्रुप है हाइड्रोजन एटम। बल्कि ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अल्फा कार्बन पर अटैक मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है। इस तरह के केस में न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है कि वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करे और नतीजे के तौर पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना दे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि वो कंपाउंड्स जिनमें बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स मेजर प्रोडक्ट्स होती हैं, जबकि वो कंपाउंड्स जिनमें बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते वहां पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स मेजर प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन एलिमिनेशन प्रोडक्ट के लिए न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग बेस होना भी ज़रूरी है। अगर न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी बीटा हाइड्रोजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होगी और इस केस में वो प्रेफर करेगा कि बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करके एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना दे। वीक बेसिस की चूंकि एफिनिटी बीटा हाइड्रोजन के लिए कम है, इसलिए वो प्रेफर करती हैं कि वो अल्फा कार्बन पर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बना दें। हम गुड और पुअर लिविंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इनकी नेचर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों रिएक्शंस को इफेक्ट करती है। यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स में ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं होते क्योंकि वहाँ पर पहला स्टेप होता है एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन, जिसमें लिविंग ग्रुप पहले ही डिपार्ट हो जाता है। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में ये इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर तो हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट रिएक्शन होगा, जबकि पुअर लिविंग ग्रुप सपोर्ट करता है एलिमिनेशन को। हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर X कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। अगर तो ये ब्रोमो ग्रुप है जो कि एक पुअर ग्रुप है तो उसके नतीजे में हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगी, जबकि सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं होगी। और अगर ये हमारे पास एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप यानी कि टोसाइलेट है तो यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगी। हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने के लिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर तो न्यूक्लियोफाइल की आयोनाइजेशन हो जाए तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा चार्ज आ जाता है। यही वजह है कि पोलर सॉल्वेंट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फेवर करते हैं, जबकि एलिमिनेशन को नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं। यही वजह है कि जब हम एल्काइल हैलाइड्स को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं जो कि लेस पोलर सॉल्वेंट है तो एलिमिनेशन फेवर होती है, जबकि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट रिएक्शन होता है। इस केस में जब हम अल्कोहल को एज सॉल्वेंट यूज करेंगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट विल बी द डोमिनेंट वन, जबकि इन दिस केस सिंस वाटर इज द सॉल्वेंट देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विल बी द डोमिनेंट वन। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में ज़्यादा बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से हाई टेम्परेचर्स एलिमिनेशन रिएक्शंस को फेवर करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट की परसेंटेज 53% है। टेम्परेचर हाई होने से इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई। यहाँ पर बेटा एक चीज़ को नोट कीजिए कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की परसेंटेज भी प्रोमिनेंट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हम वाटर को एज सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स को फेवर करता है। आपकी बुक के क्वेश्चंस इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।